नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज के वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कोनिक सेक्शन का। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों में से बहुत लोगों को ये लग रहा होगा कि सर आपने स्ट्रेट लाइन और सर्कल नहीं पढ़ाया। ऑब्वियसली उसका वीडियो आएगा आगे जाकर के। कोनिक सेक्शन का कुछ डिमांड था पहले, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने थोड़ा बहुत स्ट्रेट लाइन और सर्कल रिवाइज कर रखा होगा और फिर आप उसके बाद इसको समझोगे तो आपको चीज़ें अपने आप समझ में आएंगी। कोनिक सेक्शन काफ़ी लोग पहले पूछ चुके थे, इसलिए मैं पहले कोनिक सेक्शन लगा रहा हूँ। बाद में मैं स्ट्रेट लाइन और सर्कल भी बता ही दूंगा, फॉर श्योर वो बता दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोनिक सेक्शन में यार देखो, अब हम लोग बिल्कुल बेसिक से तो नहीं घुसेंगे कि वर्टेक्स क्या होता है, जनरेटर लाइन क्या है, एक्सिस क्या है, कैसे कोन बनता है, प्लेन कोन का इंटरसेक्शन, फलाना ढिकाना, ये सब चीज़ों पे नहीं जा रहे हैं। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, जब हम फुल टाइम क्लासरूम में पढ़ते हैं तो हम इन सारी चीज़ों को कवर अप करते हैं। बट अभी हम उस पर जाएंगे जो इंपॉर्टेंट है जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री। और ये इक्वेशन सारे कोनिक सेक्शन को, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को, सर्कल को, सबको रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है जिसका नाम होता है डेल्टा, या कहीं पे डी से भी दिखाते हैं, ये टर्म होता है। जब हम लोग जेई के लिए पढ़ाते हैं ना, तब हम इसको पूरा प्रॉपरली डिराइव करते हैं। आईएमयू में इसका कोई डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, तो आप इसको डायरेक्टली याद रख सकते हो। अगर डिटर्मिनेंट फॉर्म में याद रखोगे तो याद रखने का तरीका है कि डायगोनल में है ए बी सी, फिर एफ जी एच और इधर से भी एफ जी एच। ठीक है, ए बी सी एफ जी एच एंड एफ जी एच। और अगर स्टेटमेंट मतलब पूरा एक्सप्रेशन याद रखोगे तो इट विल बी व्हाट, ए बी सी प्लस ट्वाइस एफ जी एच माइनस एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। तो ये हमारे पास डेल्टा की वैल्यू आ जाती है। अब हमारे पास दो केसेस बनते हैं। तो एक केस मैंने बॉक्स में डाल रखा है जो इंपॉर्टेंट है। जो केस हमने बॉक्स में नहीं डाला है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हमसे नहीं पूछे जाते। लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि अगर डेल्टा 0 है तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। और उसमें भी ये कंडीशन आती है कि अगर एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी हुआ तो रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइन्स होंगी, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी हुआ तो 2 रियल एंड पैरेलल लाइन होंगी, एंड एच स्क्वायर लेस देन ए बी हुआ तो इमेजिनरी लाइन्स होंगी। और अगर डेल्टा नॉन जीरो है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, अपने काम आने वाला है। डेल्टा अगर नॉन जीरो है तो ये कोनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। एच स्क्वायर अगर इक्वल टू ए बी हुआ तो पैराबोला, एच स्क्वायर लेस देन ए बी हुआ तो एलिप्स, एंड एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी हुआ तो हाइपरबोला। ये कंडीशन आईएमयू सीटी में पूछे जाने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, तो इसलिए इसको ढंग से याद रख लो। एक कंडीशन और है सर्कल वाली। सर्कल के लिए क्या होता है, सर्कल अगर रिप्रेजेंट कर रहा होता है तो ए इक्वल टू बी, यानी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम हो जाता है, और एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 हो जाता है, यानी एच इक्वल टू 0 हो जाता है। तो ये कुछ कंडीशन है जिनके ऊपर आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनको बहुत ढंग से याद रखना। फिर कोनिक सेक्शन एज अ लोकस के वो पी एस अपॉन पी एम इक्वल टू ई होता है, ई को इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं, जनरल इक्वेशन बनता है। लेकिन हमसे देखो, अब हो सकता है कि आपसे जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन पूछ लिया जाए, मतलब जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला या एलिप्स या हाइपरबोला। तो वो क्या करेगा कि देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप, चलो मैं डेफिनेशन बता देता हूँ कि कोनिक सेक्शन कैन बी डिफाइंड एज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव सच दैट इट्स डिस्टेंसेज फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, मतलब कि ये, एंड फ्रॉम अ फिक्स लाइन बियर्स अ कांस्टेंट रेशियो, मतलब पी एस अपॉन पी एम जो है वो ई होना चाहिए। ई को हम बोलते हैं एसेंट्रिसिटी। तो ये जो एस है इसको हम बोलते हैं फोकस, और ये जो फिक्स लाइन है इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। तो कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में आपको फोकस दे दिया गया, डायरेक्ट्रिक्स दे दी गई। सपोज यहाँ पे एक फोकस दे दिया x1, y1, ठीक है, एक डायरेक्ट्रिक्स दे दी दैट इज से ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और इसेंट्रिसिटी का वैल्यू दे दिया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन डायरेक्टली यहाँ से फाइंड करनी पड़ेगी। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि इसके जैसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसने इसेंट्रिसिटी दिया था, अब पैराबोला है तो इसेंट्रिसिटी 1 हो जाता है, एलिप्स से हाइपरबोला होगा तो क्वेश्चन में वो देगा। बाकी आपको डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना है। पी एस मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, पी एम मतलब डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो ये इक्वेशन बन के आ जाती है। इस इक्वेशन को भी अच्छी तरीके से याद रखो क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ बेसिक डेफिनेशंस होती हैं कि एक्सेस क्या होती है, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स तो मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि यहाँ पे जो ये पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, दैट इज फोकस, और जो फिक्स लाइन है दैट इज डायरेक्ट्रिक्स। तो एक्सेस क्या होगी, जो लाइन फोकस से पास कर रही होगी और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होगी, उसको हम बोल देते हैं एक्सेस। ठीक है, फिर वर्टेक्स क्या होता है, जहाँ पे ये कोनिक सेक्शन एक्सिस को कट करता है, दैट इज नोन एज वर्टेक्स।
कॉर्ड क्या होगी, कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन कॉर्ड होती है। फोकल कॉर्ड क्या होगी, जो कॉर्ड फोकस से पास करेगी वो फोकल कॉर्ड होगी। तो इस तरीके से कुछ कुछ डेफिनेशन है। डबल ऑर्डिनेट क्या है, लेटस रेक्टम क्या है, ये सारे यहाँ पे आते हैं। डायमीटर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, लेकिन आपसे पूछे जाने के चांसेस बहुत ही कम है, इसलिए मैं डायमीटर पे नहीं जा रहा हूँ। बाई चांस अगर पूछ लिया जाए तो एक अलग बात है, बट आप डेफिनेशन देख लेना इसका। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला मैंने पूरा प्रॉपरली डिराइव किया है। मैंने यहाँ पे एक पैराबोला बनाया है, पूरा डेरिवेशन मैंने क्लास में किया था कि एक मैंने पैराबोला बनाया जिसका फोकस यहाँ पे था, सेंटर वर्टेक्स पे था, मतलब वर्टेक्स सेंटर पे था, ओरिजिन पे था, सॉरी वर्टेक्स ओरिजिन पे था। पैराबोला के केस में सेंटर एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि सारे डायमीटर पैरेलल होते हैं। और यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स सी, फिर मैंने यहाँ पे पूरा वही पी एस स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर पी एम स्क्वायर करके इक्वेशन बनाई। तो ये करने के बाद मैंने सारे यहाँ पे इसके स्टैंडर्ड्स भी निकाले हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट हैं ये चारों केसेस, ये 4 केसेस आपको बहुत ढंग से याद रहने चाहिए। मैंने यहाँ पे 4 स्टैंडर्ड पैराबोला बनाए हैं। एक है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax जो इधर दिख रहा है, दूसरा वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax जो इधर दिख रहा है, तीसरा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay जो ओपनिंग अपवर्ड है, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay जो ओपनिंग डाउनवर्ड है। अगर आपको एक का भी स्टैंडर्ड याद रहता है तो बाकी के स्टैंडर्ड भी आपको फटाफट याद हो जाएंगे। और ये स्टैंडर्ड याद रखने इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन इन्हीं स्टैंडर्ड्स पे बन के आते हैं, आपसे यही चीज़ें ही पूछी ही जाती हैं वहाँ पे। तो जैसे अब ये वाला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x जो राइट साइड को ओपन हो रहा है, तो इसका जो फोकस होता है वो कहाँ पे होता है, वो इस जगह पे होता है a,0। वर्टेक्स होता है ओरिजिन पे, डायरेक्ट्रिक्स होती है यहाँ पे x इक्वल टू -a पे, या x प्लस a इक्वल टू 0 लिख सकते हो। एक्सिस होती है x एक्सिस यानी कि y इक्वल टू 0। लेटस रेक्टम एक ऐसी कॉर्ड होती है जो फोकस से पास करती है और एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। तो लेटस रेक्टम की अगर आप इक्वेशन निकालोगे तो x इक्वल टू a आएगा, और अगर उसके एक्सट्रीम पॉइंट्स यानी कि L1 और L2 निकालोगे तो a, ±2a आएंगे। इसकी लेंथ निकालोगे तो 4a आएगा। एक और चीज़ होती है फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। तो फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट को आप ऐसे याद रख सकते हो कि ये हमेशा मॉड x1 + a कर दो। मॉड x1 + a मतलब उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो प्लस a मतलब ये वाला 4ax वाला a। पैरामीट्रिक फॉर्म भी आगे हम लोग देखेंगे तो 80² 280 होती है। मतलब मैंने तो सारे स्टैंडर्ड एक साथ लिख दिए हैं, आगे एक्सप्लेन भी करते जाऊंगा। अब ऐसे अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax के लिए देखोगे तो ये ओपनिंग लेफ्ट है, तो अब इसका फोकस जो होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, वो माइनस है। जो चीज़ें यहाँ पे प्लस a में आ रही थी वो -a में आएंगी। वर्टेक्स अभी भी यहीं रहेगा, डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू +a पे आ जाएगी, एक्सेस अभी भी यही रहेगी। अब बस लेटस रेक्टम जो है वो -a, ±2 हो जाएगा, लेंथ में कोई चेंज आएगा नहीं, मॉड ऑफ x + a रहेगा। पैरामीट्रिक इक्वेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अगर आप x स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए जाते हो तो अब x और y कोऑर्डिनेट बदल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जब आपका फोकस आएगा तो वो जाएगा 0, वर्टेक्स अभी भी ओरिजिन पे है, डायरेक्ट्रिक्स अब y x एक्सिस के पैरेलल हो गई है तो हम इसको y इक्वल टू -a लिखेंगे। एक्सिस इसकी अभी y एक्सिस बन चुकी है ये वाली। बाकी लेटस रेक्टम की इक्वेशन है। तो मतलब इस तरीके से ये सारे के सारे हम पॉइंट बना सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और इजीली याद भी किए जा सकते हैं। ये चार्ट बना करके अपने घर में जहाँ पे भी पढ़ाई करते हो वहाँ सामने एक चिपका लो अच्छी तरीके से, 10-12 दिन में याद हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन भी मैंने इस पर करवाए थे। तो अभी हम क्वेश्चन पे ना चलते हुए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कभी कभी इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज शिफ्टिंग ऑफ पैराबोला, कि अगर पैराबोला को शिफ्ट कर दिया जाए और एक्सिस नहीं बदलेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इज शिफ्टेड सच दैट न्यू वर्टेक्स इज x1, y1। मतलब जैसे पहला वाला वर्टेक्स 0,0 पे था तो नया वाला वर्टेक्स x1, y1 पे आ गया है, और एक्सेस अभी भी कैसी है, पैरेलल है, अभी भी एक्सेस पैरेलल है। तो देखो इसके शेप में कोई डिफरेंस नहीं आया है, बस ये पैराबोला यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया है। तो जब भी ऐसी शिफ्टिंग होती है, चाहे वो पैराबोला की हो, चाहे एलिप्स की हो, चाहे हाइपरबोला, चाहे सर्कल, सब में काम करेगा ये चीज़, सब में काम करेगा। तो इसमें हम क्या बोलते हैं कि पॉइंट के केस में x को रिप्लेस कर दिया जाता है x + x1, और y को रिप्लेस करते हैं y + y1। मतलब x कोऑर्डिनेट जैसे यहाँ 0,0 था तो ये 0 पे क्या हो गया, x1, 0 + x1 एंड 0 + y1। तो x और y कोऑर्डिनेट x + x1 और y + y1 से रिप्लेस हो जाते हैं। और अगर इक्वेशन की बात की जाएगी तो x को रिप्लेस कर दो x - x1 एंड y - y1। ये बिल्कुल रामबाण चीज़ है, हर जगह काम करेगी। पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल सब में काम करेगा। जब भी पैराबोला शिफ्ट किया जाए, एक्सेस पैरेलल हो, आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी है और उसी को इस्तेमाल करना है। क्या रखना है, x कोऑर्डिनेट रिप्लेस करेंगे x + x1, y कोऑर्डिनेट रिप्लेस करेंगे y + y1, और इक्वेशन के केस में x को रिप्लेस करेंगे x - x1 और y को रिप्लेस करेंगे y - y1 से। नाउ
अब जैसे हम देख भी लेते हैं कि जैसे ये इक्वेशन थी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, हमने इसको शिफ्ट किया तो नई इक्वेशन आ जाएगी y माइनस वाई वन होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस x1। वर्टेक्स यहाँ 0,0 है तो ये आ जाएगा x1, y1। फोकस है a,0 तो यहाँ पे क्या होगा, a में a प्लस x1 और 0 में 0 प्लस y1। डायरेक्ट्रिक्स एक इक्वेशन है तो पहले डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू माइनस है, अब हो जाएगा x माइनस x1 इक्वल टू माइनस है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम में कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि ना तो ये इक्वेशन है और ना ही कोऑर्डिनेट है, लेंथ है, लेंथ तो सेम ही रहेगी। L1 और L2 कोऑर्डिनेट्स हैं तो यहाँ पे a को a प्लस x1 प्लस माइनस 2a को प्लस माइनस 2a प्लस y1। और तो सीधी सी बात है, जो इक्वेशन में चेंजेस होने हैं और जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में चेंजेस होने हैं वो सारे के सारे हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, तो अब इस तरीके के एक दो क्वेश्चन भी हैं यहाँ पे, आप अपनी बुक में भी देख सकते हो, बोर्ड की बुक में भी देख सकते हो, तो क्वेश्चन आपको वहाँ पे भी मिल जाएंगे। इसके बाद आती है पैरामीट्रिक फॉर्म, बड़ी ही बढ़िया फॉर्म होती है। पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब हमेशा क्या होता है कि हम एक नया पैरामीटर इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं। मतलब हमारा टारगेट क्या होता है कि इसमें जितने भी पॉइंट है ना इसके ऊपर, किसी भी कोनिक सेक्शन के ऊपर, हम सारे के सारे पॉइंट को किसी एक पैरामीटर से रिप्रेजेंट कर दें। जनरली वो थीटा बीटा के टर्म में, कॉस थीटा साइन थीटा के टर्म में भी आते हैं, जब हम इलिप्स हाइपरबोला पढ़ेंगे तब वहाँ देखेंगे। बट फिलहाल यहाँ पे क्या, थीटा का कोई रोल है नहीं। अब अगर आप ये वाला पैराबोला देखोगे जिसकी इक्वेशन ऐसे लिखी हुई है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो इस पैराबोला में खास बात यह है कि इसमें जितने भी पॉइंट लोगे इनका सबका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव ही आने वाला है। तो हम इसलिए एक्स को 80 स्क्वायर रख देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप एक्स को 80 स्क्वायर रखोगे और इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करोगे तो वाई भी होल स्क्वायर बनकर के ये 280 जैसा आ जाएगा। तो अगर आप एक्स को 80 स्क्वायर रखोगे तो वाई क्या आ जाएगा, 280। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या बन गई, x इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 280। और अगर हम यहाँ से t को रिमूव करें तो हमें दोबारा से y स्क्वायर इक्वल टू 4x मिल जाएगा। और हमने क्या बोला था, इसका पर्पस क्या होता है कि हम इस पर एक जनरल पॉइंट ले सकें। तो जनरल पॉइंट हमेशा आप कैसे लोगे, 80 स्क्वायर 280 टाइप का। तो ये इसका एक जनरल पर्पस होता है कि हम ये सारी चीज़ें कर सकें। उम्मीद है ये सबको समझ में आया होगा। इसी तरीके से सारे पैराबोलास, जो 4 स्टैंडर्ड पैराबोला है, उनके हम पैरामीट्रिक फॉर्म बना लेते हैं। कभी कभी इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब आगे बात आती है कि अगर कोई कॉर्ड है जो T1 और T2, T1 पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि ये है 81 स्क्वायर 281, और T2 पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि ये पॉइंट है 82 स्क्वायर 282। और ये मैं किसके लिए कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए। तो अगर मैं वो लाइन का इक्वेशन यूज़ करूँगा ना, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, तो उसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये वाली इक्वेशन ऐसे बन के आ जाती है यहाँ पे। और अगर ये इक्वेशन जो है ना, ये जनरल कॉर्ड का इक्वेशन आया है, अगर यही कॉर्ड एक फोकल कॉर्ड हुआ तो कंडीशन क्या आती है, T1 T2 इक्वल टू -1। ये भी चीज़ हमें याद रखनी चाहिए क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में आपसे ये डायरेक्टली पूछ लिया जाए। तो अगर कोई इक्वेशन, मतलब अगर कोई ऐसी इक्वेशन है जो T1 और T2 दो पॉइंट को ज्वाइन कर रही है और वो फोकस से भी पास कर रही है, मतलब ये वाली लाइन अगर फोकस से भी पास कर रही है, आप इसको a,0 को सब्सटीट्यूट करोगे तो कंडीशन आ जाएगी T1 T2 इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है पूछे जाने के चांसेस से, इसलिए मैंने डिराइव करके भी बता दिया, आपको बस याद रखनी है। इसके अलावा क्या हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि कोई एक जो लाइन है अगर वो पैराबोला को टच कर रही होगी तो क्या कंडीशन होगी। तो भाई जब भी ऐसा होता है कि कोनिक सेक्शन और एक लाइन का पोजीशन निकालना होता है तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। और टचिंग का कंडीशन क्या होता है कि अगर लाइन पैराबोला को, या एलिप्स हो या हाइपरबोला, इवन सर्कल भी हो, टचिंग का कंडीशन क्या होता है कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आता है, क्योंकि जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, y का वैल्यू mx प्लस सी यहाँ सब्सटीट्यूट करोगे, होल स्क्वायर करके पूरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे, तो लाइन कब टच करती है, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाता है। तो जब आप इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 करोगे तो यहाँ पे हमारे पास एक टेंजेंसी का कंडीशन आता है जो आता है c इक्वल टू a/m। ये कंडीशन अपने को याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि अगर हमने लाइन का स्लोप लिया हुआ है m और c हमें नहीं पता है तो c हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाता है स्लोप फॉर्म में, वो क्या आता है y इक्वल टू mx प्लस a/m। कभी भी अगर आपको ऐसा पैराबोला दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और वो बोलेगा कि भैया टेंजेंट निकालो इसकी जिसका स्लोप है m, इसको स्लोप फॉर्म भी बोलते हैं, टेंजेंट का स्लोप फॉर्म भी बोलते हैं, टेंजेंट ऑफ स्लोप m, तो वो क्या आती है, वो आती है y इक्वल टू mx प्लस a/m। ये इसकी टेंजेंट आ जाती है। तो इसको हमें ध्यान से समझना है। हालांकि हमने एक और पैराबोला भी लिखा हुआ है और उसकी भी टेंजेंसी की कंडीशन निकाली है, लेकिन कैसे निकाली जाती है टेंजेंसी की कंडीशन वो मैंने बता दी। कई बार इस पे क्वेश्चन बन के आता है, बहुत बार, कि आपसे केवल टेंजेंट पूछ ली जाए, m और a का वैल्यू दिया है टेंजेंट पूछ ली जाए, या a का वैल्यू दिया है m पूछ लिया जाए। ऐसा कई बार क्वेश्चन आता है, जैसे नेक्स्ट पेज पे मैंने करवाए भी हैं क्वेश्चन।
ठीक है। और मैक्सिमम इस पे अगर कोई पॉइंट पैराबोला के बाहर लाई कर रहा है तो मैक्सिमम 2 ही टेंजेंट इससे बनाई जा सकती हैं। इस पॉइंट को भी याद रखना चाहिए क्योंकि कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। डायरेक्टली आ गए थे एलिप्स पे, लेकिन कभी कभी पैराबोला के नॉर्मल का भी इक्वेशन पूछा जा सकता है। ये चीज़ भी मैंने बाद में आगे जा करके बताई है। आप लोग भी इस चीज़ को समझ लो कि जैसे किसी पॉइंट पे ये पैराबोला है और इसके किसी पॉइंट पे नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए, स्लोप m का नॉर्मल, तो उसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। ये इसके नॉर्मल की इक्वेशन होती है, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमें याद रखनी चाहिए कि ये नॉर्मल की इक्वेशन होती है, इसको अच्छी तरीके से याद रखना। तो पैराबोला के बारे में हमने सारी की सारी चीज़ें कवर अप कर ली हैं। इसी तरीके से हम लोग एलिप्स और हाइपरबोला के लिए भी कवर अप करेंगे। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे तो वो भी मैं बताऊंगा, और कुछ डाउट होंगे तो कमेंट सेक्शन में पूछते रहना, ठीक है। और किस तरीके के वीडियो चाहिए ये भी कमेंट सेक्शन में बताते रहना। तब तक के लिए घर पे रहो, सेफ रहो, जम के पढ़ाई करो, जान लगा दो, अच्छी रैंक निकालो यार, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस।